बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर न्यू स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि चैप्टर है जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है एमडीकेट के आते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से आप समझिएगा और कोशिश करिए कि इसमें से आप बहुत सारे जो है एमसीक्यूज बनाएं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है बेटा, तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स। बेटा काइनेटिक्स आपने वर्ड समझा होगा, सुना भी होगा ये कि काइनेटिक्स होता क्या है। काइनेटिक्स बेसिकली एक ऐसा वर्ड है जिसको हम यानी एक्सप्लेन करते हैं एज अ मोशन, यानी ऐसी चीज़ जो मूवमेंट करे, मूव करे, तो उसको हम कहते हैं काइनेटिक्स। फिजिक्स के हिसाब से भी आपने ये पढ़ा होगा कि काइनेटिक्स डील्स विद स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडीज। सो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? केमिकल काइनेटिक्स एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो किससे ताल्लुक़ रखती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के स्टडी की जाए इस केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस, कैसे रिएक्शन होते हैं, उसके मैकेनिज्म्स कौन से हैं, उसके बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो उसको भी हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। एंड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ऑन द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, और कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे इन्फ्लुएंस करेंगे या इफेक्ट करेंगे। तो ये तीन चीज़ें अगर हम पढ़ेंगे तो उसको हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। अब याद रखिए तीन चीज़ें कौन सी? एक रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म कौन सा होगा, और तीसरा जो है वो है कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे, तो उसको हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। बहुत आसान सी डेफिनेशन है, आप इसको याद करें कि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, mechanism of the reactions and the factors that influence on the rate of chemical reaction, that is known as the chemical kinetics। ठीक है, तो इसमें हमने एक वर्ड देखा है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन बेटा आप इसको ऐसे कंसिडर करें कि जो भी रिएक्शंस होते हैं उसकी कंसंट्रेशन होती है प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की। अगर किसी मखसूस टाइम के अंदर किसी रिएक्शन की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो किसी मखसूस टाइम के अंदर, तो उसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? इंक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की क्या हो? इंक्रीज हो, या डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, या रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए, तो उसको हम कहते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन इन अ पर्टिकुलर टाइम। और आप ऐसे कह सकते हैं द चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके हिसाब से जो फार्मूला होगा वो ये है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट और रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में कि भाई रेट जो होता है आर, यानी रेट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन में चेंज आए पर यूनिट टाइम, यानी कि किसी टाइम के अंदर पर यूनिट टाइम। तो किसी टाइम के अंदर, मखसूस टाइम के अंदर अगर कंसंट्रेशन में चेंज आ जाए तो उसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो कंसंट्रेशन किसकी चेंज होनी चाहिए? ठीक है, किसकी होनी चाहिए? किसी भी रिएक्टेंट की या किसी भी प्रोडक्ट की, तो उसको हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है बेटा, कंसंट्रेशन इज मेजर्ड इन मोल पर डीएम क्यूब। मोल पर डीएम क्यूब में आप कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं, जबकि टाइम का जो यूनिट होता है, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। टाइम किसमें हम मेजर करेंगे? सेकंड में मेजर करेंगे। तो यहाँ पे डबल डी में आ गए अगर, तो इसको हम अगर ऊपर ले आएंगे, यूनिट हम मालूम कर रहे हैं, तो एक डिवीजन खत्म करेंगे तो इसको हम ऊपर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका जो यूनिट होगा, ऐसा यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन का, वो हो जाएगा मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन में से हमने क्या निकाला?
इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन में हमने निकाला है उसकी यानी कि इक्वेशन के डेल्टा एक्स अपन डेल्टा टी, ये रेट की यानी कि फार्मूला या इक्वेशन आप कह सकते हैं। और इसी इक्वेशन से या इसी फार्मूले से आपने क्या निकाला है, इसका ऐसा यूनिट निकाला है रेट ऑफ रिएक्शन का। तो याद रखें ये रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है वो काफ़ी दफ़ा मुख्तलिफ MCQs में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट में आ चुका है कि व्हाट इज़ द रेट ऐसा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब याद रखें मोल पर DM³ इंटू सेकेंड, ये यूनिट है रेट ऑफ रिएक्शन का। अब हमने इधर एक प्लॉट ग्राफ यानी ग्राफ को प्लॉट किया है कि भाई द ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ओवर टाइम, मखसूस टाइम के अंदर कैसे रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो उसको हम कैसे समझेंगे। अब मिसाल के तौर पे ये जो हमने लिखा है वो टाइम है, और ये जो कर्व साइड यानी अपर साइड यानी इसको वर्टिकल पोर्शन कहते हैं, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एंड दिस इज द टाइम। अब यहाँ पे आप देखें कि एक कर्व नजर आएगी, ये कर्व है, तो ये कर्व में जब ये कर्व लेस स्लिप होगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। यानी जैसे कर्व स्लिप हो जाएगी कम तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लो रिएक्शन हो रहा है। अब जहाँ पे ऐसे अगर हो रही है तो कर्व स्टीपेस्ट एज अ रिएक्शन फास्ट, यहाँ पे रिएक्शन फास्ट हो रहा है और यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। इन दोनों के दरमियान अगर बराबरी होगी, कर्व फ्लैट एज अ रिएक्शन ओवर, यानी कर्व फ्लैट हो जाएगी तो इसका मकसद है कि रिएक्शन क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। इसमें अगर देखें कि हमने दो चीज़ें ली हैं, एक रिएक्टेंट लिया है, एक एज अ रिएक्टेंट एंड बी एज अ प्रोडक्ट। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन से कंसिडर सिंपल हाइपोथेटिकल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। हेयर ए इज अ रिएक्टेंट, ए क्या है बेटा, ए रिएक्टेंट है, एंड बी इज अ प्रोडक्ट, बी क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, इनको दो हिस्सों में हम समझाएंगे कि भाई नंबर वन रेट ऑफ अपीयरेंस, एक होता है रेट ऑफ अपीयरेंस, दूसरा होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अब रेट ऑफ अपीयरेंस की अगर बात की जाए तो रेट ऑफ अपीयरेंस में जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हिच इंडिकेट्स दैट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। अगर रेट ऑफ अपीयरेंस होगी यानी कि प्रोडक्ट की, तो इसका मकसद ये है कि भाई कंसंट्रेशन जो होगी वो प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा इसको हम जाहिर किससे करेंगे, रेट इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ओवर अ टाइम। यानी मखसूस टाइम के अंदर अगर हम प्रोडक्ट को चेंज कर रहे हैं, किसकी प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं, इसकी प्रोडक्ट की अगर कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं किसी मखसूस टाइम के अंदर, तो उसको हम कहेंगे यानी कि रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स। तो रेट ऑफ प्रोडक्ट जो होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी तब जब हम उसको कहेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स। रेट ऑफ अपीयरेंस का मकसद क्या है बेटा, रेट ऑफ अपीयरेंस का मकसद है कि द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस विद अ टाइम। मखसूस टाइम के अंदर अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो उसको हम कहते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। उसको हम जाहिर करेंगे पॉजिटिव साइन से, यहाँ पे कोई भी निशान नहीं समझे कि पॉजिटिव है। ठीक है, दूसरा केस है कि द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट्स व्हिच मींस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस। अगर डिसअपीयरेंस है तो इसका मकसद क्या है कि रेट ऑफ जो रिएक्टेंट्स का जो रेट है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा विथ अ टाइम। तो इसको हम जाहिर करेंगे नेगेटिव साइन से, आर इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा ए क्या है, रिएक्टेंट है, और बी क्या है, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट का जो रेट होता है वो डिक्रीज अगर होगा तो उसको हम कहेंगे डिसअपीयरेंस, और प्रोडक्ट का अगर कंसंट्रेशन यानी कि इंक्रीज होगा तो उसको हम कहते हैं अपीयरेंस। तो अपीयरेंस में क्या होगा बेटा, अपीयरेंस में ये होता है कि जो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की होती है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी बढ़ती जाएगी। और जब डिसअपीयरेंस की बात आए तो डिसअपीयरेंस में क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो उसको हम कहते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को हम जाहिर करते हैं नेगेटिव साइन से। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीजेस विद टाइम। नेगेटिव जो यानी कि साइन है वो किसको जाहिर करती है, नेगेटिव साइन जाहिर करती है कि कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की होती है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी विथ अ पर्टिकुलर टाइम। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसकी पॉइंट्स आप नोट कर लें। ठीक है, इसके MCQs भी मैं आपको समझाऊंगा किसी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।